इसका पेपर एनालिसिस हम लोग शुरू करते हैं। दैनिक जागरण जो 5 तारीख के दिन का दैनिक जागरण है, हम लोग देखते हैं क्या है खास हमारे लिए और आपके लिए, उन्हीं बातों पर हम ध्यान करेंगे। जिन्होंने देश को लूटा है उन्हें लौटाना पड़ेगा, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो ये राजनीतिक खबर है, इसमें कोई आपके काम का बात नहीं है। आगे देखते हैं। संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक, ये हाईकोर्ट बोला है, कलकत्ता हाईकोर्ट बोला है कि बंगाल सरकार को गुरुवार को फटकार लगाते हुए कहा कि संदेश खाली की घटना बेहद शर्मनाक है। ठीक है, आगे चला जाए। स्वदेशी इंजेक्शन की एक डोज से एनीमिया का इलाज। देश की एक बड़ी आबादी एनीमिया से पीड़ित है। जानते हैं कि एनीमिया शरीर में ब्लड की कमी होती है, ज़्यादा महिलाएं इससे प्रभावित होती है। इस वजह से गर्भावस्था में एनीमिया की एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या है। इसी बीच राहत की बात आई है कि सिंगल डोज आईवी इंट्रावेनस आयरन स्वदेशी इंजेक्शन से ही मध्यम व गंभीर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं का इलाज हो सकेगा। तो ये स्वदेशी जो है, स्वदेशी इंजेक्शन से ही मध्यम व गंभीर एनीमिया से इलाज होगा, जिसका नाम है सिंगल डोज आईवी। सिंगल डोज आईवी एक अच्छी खबर है। कैंसर इलाज के लिए देश की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी लॉन्च। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को कैंसर के उपचार के लिए पहली स्वदेशी CRT सेल थेरेपी रक्त कैंसर समेत विभिन्न कैंसर के इलाज में मदद करेगा। यह बेहद किफ़ायती भी होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि यह कैंसर के विरुद्ध लड़ाई की में एक बड़ी उपलब्धि है। राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में थेरेपी के लॉन्च कार्यक्रम में कहा, IIT बॉम्बे में थेरेपी का लॉन्च कार्यक्रम था, उसमें कहा कि यह स्वदेशी विकसित थेरेपी मेक इन इंडिया पहल का उदाहरण है। यह थेरेपी चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति मानी जाती है और पहली जीन थेरेपी की शुरुआत कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ी सफलता होगी। तो हम लोग रोज़ करंट में भी इसके बारे में पढ़ते हैं। जो कैंसर के इलाज के लिए स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी के बारे में बात हो रही है। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे कौन खबर है। ये सब राजनीतिक खबर है, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बढ़ते चलते हैं, हम सीधे चलते हैं। संदेश खाली की घटना यही बंगाल में घटी थी, तो हर नागरिक की सुरक्षा जरूरी, इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है। और इस संदेश खाली की घटना का मास्टरमाइंड यही है, शाहजहां शेख, जिसको ममता दीदी बचाने के लिए हर उपाय लगा रही है, क्योंकि इन लोगों का वोटिंग का समीकरण बिगड़ ना जाए, एक बड़ा सा तबका रुष्ट ना हो जाए, ये कहानी है। गलती से खरीदे गए शशांक बने जीत के नायक। ये गलती से, जब यह IPL का जो चल रहा था, नीलामी चल रहा था, उस समय जो है शशांक सिंह ये जो खिलाड़ी आप देख पा रहे हैं, ये हैं शशांक सिंह, इनको आप देख पा रहे हैं, यही शशांक सिंह है। इनको किंग्स 11 पंजाब ने खरीद लिया गलती से और बोला कि मैं इसे रिटर्न करना चाहता हूँ, मैं नहीं खरीदना चाहता था। और यही शशांक सिंह कल 199 रन जो बनाया था गुजरात टाइटल्स ने, उसका पीछा करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका देख रहे हैं। 61 रन मात्र 29 बॉल में, 6 चौके और 4 छक्के लगा करके जीत के योद्धा बन करके इन्होंने दिखा दिया शशांक सिंह। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ है कि ताज़ा ओपिनियन पोल में ट्रंप आगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का टाइम आ रहा है और ट्रंप जो है आगे दिख रहे हैं चुनाव में। इधर एक बहुत बड़ी खबर है कि ईरान से के बदला लेने के संकल्प के बाद सुरक्षा में, इजराइल में सुरक्षा। आप जानते हैं कि दमिश्क में दूतावास, ईरान का जो दूतावास है, वाणिज्यिक दूतावास, ईरान का वाणिज्यिक दूतावास दमिश्क में था और वहाँ पर क्या किया, इजराइल ने उसके दूतावास को उड़ा दिया है। इस कारण एक आशंका है कि किसी भी वक्त ईरान जो है वो इजराइल पर अटैक कर सकता है और ये होने की बहुत ही आशंका है। आगे देखते हैं। मयंक यादव अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए तैयार, ब्रांड। तो ये तो है स्टुअर्ट ब्रॉड बोले हैं अभी। मयंक यादव आपको पता है भारत में भी रफ्तार का नाम हो गए हैं, बहुत स्पीड गेंदबाजी करते हैं, इस कारण जो है मयंक यादव को जाना जा रहा है। आगे देखते हैं खबर। हम लोग देख रहे हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं। एडिटोरियल हमारे काम का रहता है, इसमें जो बातें रहती है उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए।
पेपर में वही पढ़ना ही चाहिए, उसके अलावा थोड़ा मोड़ा खबर कुछ और मिले उसको देख लेना चाहिए। तो फिर से आइए एक नज़र हम लोग देखते हैं एडिटोरियल कहाँ पे है। तो बढ़ते चल रहे हैं और आगे आ रहे हैं। पहली बार सेंसेक्स 70 के पार। अब दिल्ली मुंबई नहीं जाते, घर में ही कमाते। तो ये कुछ है, किसान लोग अपना खेतीबाड़ी कर रहे हैं, वो दिखाया गया है। आगे चलते हैं। और हम लोग अब आ चुके हैं लगभग ट्यूटोरियल के करीब आ चुके हैं। ये हम देखते हैं सीए के बाद एनआरसी भी, सीएए के बाद एनआरसी भी चाहिए। क्या है कहानी, आइए जानते हैं। जो गैर मुस्लिम 1947 में रेड क्लिफ रेखा के उस पार पाकिस्तान में छूट गए थे, यानी जो मुस्लिम नहीं थे 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। तो जो मुस्लिम रेड क्लिफ रेखा के उस पार यानी पाकिस्तान में छूट गए थे, यानी जो हिंदू थे, उनका अपराध क्या था? सत्ता हस्त अधिग्रहण की जल्दीबाजी में भारतीय नेताओं ने जिन्ना की मजहबी सत्ता से उनका सौदा कर लिया। उन्हें राहत पहुंचाने के आवश्यक दायित्व की पूर्ति 75 वर्ष बाद अब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA के माध्यम से किया जा रहा है। CAA के बाद राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, जिसको NRC बोलते हैं, NRC बोलते हैं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कर सकते हैं या NRC इसको बोलते हैं। तो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी NRC की ज़रूरत है। इसी बीच CAA को लेकर कुछ अनावश्यक टिप्पणियां की जा रही, जिसका प्रतिकार भी किया जा रहा है। इस कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी राजदूत को यह कहकर उचित जवाब दिया है कि आप भारत विभाजन का इतिहास नहीं जानते, लिहाजा CAA को नहीं समझ सकते। उनके प्रति हमारा ऐतिहासिक दायित्व है जिनके साथ विभाजन में अन्याय हुआ। 2014 से पहले हमारे स्वयंभू सेकुलर नेताओं का यह मानना था कि पाकिस्तान को भारत में सांप्रदायिक आतंकवाद का दोषी करार देने का परिणाम वोट बैंक की राजनीति की दृष्टि से बुरा होगा। राष्ट्रवाद के उभार की संभावना से कभी नेहरू भी परेशान थे, खासकर तब जब तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में शामिल होने का फैसला किया था। इस देश में राष्ट्रीयता के सापेक्ष सांप्रदायिक पक्षपातता का संघर्ष आज से नहीं बल्कि आज़ादी के प्रारंभ से ही चल रहा है। याद रहे कि तुर्की के खलीफा की बहाली का मुद्दा आज़ादी के आंदोलन की मुहिम के साथ जुड़ा। ठीक है, पता है आपको, तुर्की के खलीफा का पद जो ख़त्म किया जा रहा था, तो खिलाफत आंदोलन भारत में शुरू हुआ था। उसी समय गांधी जी क्या किए थे, असहयोग आंदोलन शुरू किए थे। तो यह उन शुरुआती कारणों से एक था जिसके भारत विभाजन की भूमिका थी। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद यहाँ मोपला जैसा भीषण नरसंहार और तमाम दंगों, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था 1921 में, नरसंहार और तमाम दंगों का कारण बना। विभाजन के बाद भी वोट बैंक की चुनावी बाध्यताओं के कारण इतने वर्षों के बाद भी यह समीकरण ज्यों का त्यों है। इसका कारण है कि विभाजन का आधा अधूरा अनुपालन। कांग्रेस नेतृत्व अंग्रेजों के साथ तो भारत के सांप्रदायिक विभाजन पर सहमत हो गई, लेकिन जब जमीनी स्तर पर अनुपालन की बारी आई तो उनकी नीति भारत के मुस्लिम समाज को यहाँ रोक लेने और सीमा पार के हिंदुओं को यहाँ न आने देने की बात बन गई। यह बात और है कि तब कांग्रेस के नेता दिल्ली के इलाकों में घूम घूम कर पाकिस्तान जाने वालों को वहाँ जाने से रोक रहे थे। शायद कांग्रेस को यह आशंका हो रही थी कि भारत यदि हिंदुओं का देश बन गया तो उसकी भावी राजनीति का क्या होगा। इसलिए नेहरू 1950 में हुए नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 याद कर लीजिए। नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में आबादी हस्तांतरण में यथास्थिति कायम रखने, आबादी का मतलब ट्रांसफ़र, जो इधर का आबादी उधर था उधर का आबादी इधर करने की बात पर क्या हुई, यथास्थिति कायम रखने, ठीक है, अपने अल्पसंख्यक को सुरक्षा देने के वादे पर हस्ताक्षर किए। नेहरू जानते थे कि जो देश मजहब के आधार पर ही बना है उसके लिए तो हिंदू काफिर मजहबी विस्तार के लक्ष्य हैं, वह भला अल्पसंख्यकों को सुरक्षा क्यों देगा। उस समझौते का परिणाम आज हमारे सामने एक भीषण त्रासदी की तरह है, जहां भारत में अल्पसंख्यक आबादी 9% से बढ़कर 15% हो गया है।
वहीं पाकिस्तान में देखिए अल्पसंख्यक हिंदू 23% से बढ़ के 2% हो गए, यानी 21% हिंदुओं का क्या हुआ। आप सोचिए कि 21% हिंदुओं को क्या किया गया। या तो उनका धर्म जो है मुस्लिम धर्म में बना दिया गया रूपांतरण करवा करके, और या उनको मार दिया गया, या वो कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। 23% हिंदू 2% हो गए, और 9% मुस्लिम जो थे वो कितने हो गए, 15% हो गए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर सवाल उठाया कि आखिर कहाँ गए वो करोड़ों हिंदू। आज़ादी के 75 वर्षों बाद एक नेता ने यह सवाल तो पूछा, कांग्रेस के पास इन सवालों का कोई जवाब न था, और अब है कि नेहरू के स्थान पर राष्ट्रवादी चरित्र के किसी नेता के पास उस समय नेतृत्व रहा होता तो संभवतः ऐसी स्थिति आती ही नहीं। तब सिंध के हिंदू बहुल जिलों को लेकर स्वायत्त जिला एनक्लेव बनाना हमारा लक्ष्य हो सकता था, लेकिन जब सत्ता वोट बैंक से संचालित होता है तो लक्ष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनमें हिंदुओं का दमन स्वीकार्य था, लेकिन उनका संरक्षा नहीं। भारत में अल्पसंख्यकों को चुनावी समीकरण का हिस्सा बना करके भारतीय राजनीति का प्रारंभिक विचार विमर्श गढ़ा गया। इसलिए पाकिस्तान उर्दू अलीगढ़ स्कूल के प्रतिबद्ध इतिहास लेखक भारत के राजनीतिक विमर्श के नियंत्रक बने रहे। वोटों के लालच में असम में इतनी बड़ी संख्या में बांग्लादेशी बसाए गए कि वहाँ कुछ जननांकिकी का अनुपात भी बिगड़ गया, लेकिन किसी ने कोई चिंता नहीं किया। सत्ताधारी दल के नेताओं ने समझौता एक्सप्रेस बमकांड एवं मुंबई पर हुए आतंकी हमलों के बाद हिंदू आतंकवाद की छद्म परिभाषाएं गढ़ने में बड़ा परिश्रम किया। दूषित लक्ष्य पूर्ति के लिए उन्होंने कर्नल पुरोहित जैसे सेनाधिकारियों को भी नहीं बख्शा। जब हम सीए जैसे नागरिकता प्रदान करने वाले कानून का विरोध करते हैं तो समझ में आता है कि तथाकथित सेकुलर तत्वों के असल इरादे क्या है। हमने अनुच्छेद 370 को हटा दिया, 370 को हटाया, ठीक है। अनुच्छेद 370 को हटाने का विरोध भी किया। यदि विरोध कश्मीर में हुआ होता तो इसे समझा जा सकता था, लेकिन शेष भारत के अल्पसंख्यकों को अनुच्छेद 370 से इतना लगाव क्यों? फिर 370 हटाने का मतलब विरोध करेंगे। सही बात है। आज अगर सामने वाली पार्टी अगर गर्त में डूब गई है तो उसके पीछे इतनी घटिया कारण है जिससे 370 हटा। तो 370 जो है तो भारत के लोग जाकर के वहाँ बसेंगे, भारत का कश्मीर ज़्यादा अपनापन आएगा, वहाँ जो विशेष कानून था खत्म हुआ, तो सब लोग को खुश होना चाहिए। तो सारा का सारा पार्टी 370 का विरोध किया कि नहीं हटना चाहिए। राम मंदिर बना तो नहीं बनना चाहिए। अरे क्यों ऐसा आप काम करते हैं जिस कारण से आप गर्त में डूबते जा रहे हैं दिनों दिन? लेकिन शेष भारत के अल्पसंख्यक को 370 से इतना लगाव क्यों? उन्हें तो इसका स्वागत करना चाहिए था। कश्मीर के मुस्लिम भारत के बृहत मुस्लिम समाज के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। इस विरोध से छुपे हुए सांप्रदायिक राजनीतिक विमर्श के निहितार्थ को पूरी तरह उजागर कर दिया। जब कुछ नेता पाकिस्तान से आए हिंदू सिख शरणार्थियों को कोसते हुए दिखते हैं तब हमें 1947 में नेहरू की याद आ जाती है। सीएए तो कानून है जो हमें अपने लोगों को चिंता करने और उसके भविष्य को संवारने की ओर उन्मुख करता है। इस कानून की स्वीकृति के साथ स्पष्ट मानस का एक दूसरा भी भारत उभर रहा है, जिसे हम जाति, संप्रदाय, वैचारिक विभ्रम के जंगल के वर्षों में खोज रहे हैं। सीए के विरुद्ध 200 से अधिक याचिकाएं दायर करने वाले लोग राष्ट्र के धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। यह तय है कि वे एनआरसी की पहल का और अधिक विरोध करेंगे। समझना कठिन है कि यदि यह क्यों चाहते हैं। वो आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी देश को अपने वैध नागरिकों की सूची बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सीए तो एक प्रारंभ है, विलंब से ही सही, लेकिन यह हमें जानना चाहिए कि आखिर देश में भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है। ध्यान रहे कि असम में एनआरसी बन चुका है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है असम में एनआरसी। देखिए बात क्या है, सीएए ठीक है और एनआरसी क्या है दोनों। तो सीएए जानते हैं कि 3 जो देश है जिसको आप कह सकते हैं बीएपी बाप, यानी बांग्लादेश, ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, 3 देश से जो 6 हिंदू अल्पसंख्यक है, सिख है, ईसाई है, ठीक है, बौद्ध है। तो ये जो 6 अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, इन 6 अल्पसंख्यकों को भारत में कहा गया है कि 2014 से पहले अगर वो आ गए हैं तो 2014 तक अगर वो भारत में आ गए हैं तो उनको नागरिकता भारत का दे दिया गया। आपको तो देखे ही हैं कि जो मतलब आप डाटा मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि जो नेहरू लियाकत समझौता में क्या किया गया, अल्पसंख्यकों के ध्यान पे कोई बात नहीं किया गया, लेकिन आपने देखा कि 23% जो है 23% अगर अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान के पास में, तो आखिर ये 2% कैसे हो गए? पाकिस्तान, बांग्लादेश और
अफगानिस्तान के पास में 2% हो गया, जबकि हमारे पास जो है मात्र 9% अल्पसंख्यक थे, तो 15% हो गए, यानी यहाँ इनकी संख्या खूब तेज़ी से बढ़ रही है। अब वही बात करें तो देखिए आप देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो हैं वो बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को बढ़ावा देती है, वहाँ पर वोट बैंक की राजनीति करती है। तो CAA तो उन लोग को नागरिकता दे दिया। अब जो NRC अगर तैयार होगा, जिसको आप बोलते हैं, अगर आप तैयार हुआ NRC तैयार हो तो उसको नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर बोलते हैं, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बोलते हैं। तो ये जब तैयार होगा ना, तो आपको जो भारत के लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, या जिनको नागरिकता मिल चुकी उनको कोई दिक्कत नहीं, जो भी फर्जी लोग हैं वो सब पकड़ा जाएंगे, क्योंकि उनको कोई ना कोई भारत में नागरिक हैं भारत के, इसका प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण कहाँ से देंगे? तो NRC भी जरूरी है। हमारे देश का कौन नागरिक हमको पता होना चाहिए ना, कि कोई भी हमारे देश में आकर के रह जाएगा बिना मतलब का। तो ये पूरा का पूरा राजनीति हथकंडा जो सभी पार्टी का है, ठीक है, वो स्थिति बहुत ख़राब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी फ़िलहाल एक खबर और देखने को मिल रही है कि भगत सिंह तो जान रहे हैं, भगत सिंह जी, उनके पोता जो हैं वो अभी बहुत विरोध खड़ा किए हैं, बोले हैं कि जो केजरीवाल बंद है तो उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनका फ़ोटो, भगत सिंह का फ़ोटो लगा करके क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? क्या भगत सिंह की भांति देश की आज़ादी के लिए केजरीवाल लड़ रहे हैं? नहीं, तो शराब घोटाला में लड़ रहे हैं। तो इसका बहुत अभी विरोध हुआ है। तो यही सब मेन बातें थी आज की, और इसमें कोई खबर जो है देखते हैं, मेरे हिसाब से और कोई खबर अब नहीं है। तो आज रहने देते हैं, इतना ही, ठीक है।